बेटा बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज कैलकुलेट करी एंड उसमें हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कभी स्ट्रेट वायर, कभी सर्कल, कभी सर्कुलर आर्क, कभी कॉम्बिनेशन दोनों का, कभी दो स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन, इस तरह से हमने सर्कल के एक्सिस पे, सर्कल के सेंटर पे बड़ी टेक्निकल डिस्कशंस करी। इन द सिमिलर वे हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ का एक ऑल्टरनेट है। इस ऑल्टरनेट को बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, इस पे बेस भी क्वेश्चन आपका बन सकता है बेटा। एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट देखिए क्या है कि अगर किसी वायर में आई करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए कोई स्ट्रेट वायर है, कैसी भी हो सकती है वैसे, एक स्ट्रेट वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। तो इस स्ट्रेट वायर का हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, लेकिन अगर हम इसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर लूप बना दें लाइक दिस, ये एक सर्कुलर लूप बना दी एंड इस तरीके से बनानी है कि ये जो हमारी स्ट्रेट वायर है ये इसमें से होके निकल रही है, मतलब इस रिंग में से होके निकल रही है। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट, फिजिकली इट मे बी सेपरेट, जैसे ये रिंग है तो ये ऐसे ऐसे निकल रही है, इट्स नॉट लाइक दिस और दिस और दिस, इट इज थ्रेडिंग, इसको बोलते हैं थ्रेडिंग थ्रू द लूप। तो अलोंग दिस लूप किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें यहां पर, कोई छोटी सी लेंथ ले लें, उस लेंथ को बोलते हैं डीएल। तो अलोंग दिस पोर्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल इसलिए डीएल लिखा। सरफेस इंटीग्रल होता है बेटा जब गॉस लॉ पढ़ते हैं उसमें, उसमें बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस लिखते थे हम। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ is equal to mu 0 times the current threading through the path. It is not current flowing in the loop, जो ये आपको सर्कल दिख रही है इसमें करंट नहीं हो रही है, current is passing through the straight line and it is going through the ring as shown. इस रिंग को बेसिकली, ये तो एक हम बनाते हैं खुद से सर्कल, इस रिंग को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो along this एम्पीरियन लूप जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, that is given as mu 0 times I. What is I? I is current in this wire जो हमने कंसीडर की। अब इसके बेसिस पे देखो कुछ कैलकुलेशंस का मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूं, जैसे फॉर एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जो B आएगा आपके पास वो वही है जो पहले भी किया था, mu 0 I डिवाइडेड बाय 2 pi r। अगर हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो उस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है। सो किसी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, आल्दो ये हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ के पहले भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ हम इसी के बेसिस पे कुछ और देखेंगे आज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है किसी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण। आपको पता है फाइनाइट वायर होगी, फाइनाइट लेंथ होगी तो उसका अलग होता है। नाउ द थिंग इज, अगर हमारे पास कोई थिक वायर है, उस थिक वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम बायोट-सावर्ट लॉ से नहीं कैलकुलेट कर सकते। थिक वायर मतलब सपोज हमारी जो वायर है इस बार वो सिलेंडर की फॉर्म में है। थिक वायर मतलब ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर लाइक दिस। ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा ही थिक बना दी मैंने। सपोज ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में ना करंट थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरी भरी हुई है, जैसे जैसे एक वाटर पाइप है ना, बिल्कुल वैसे उसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बीच में कोई खाली जगह है। सो इसी तरह से हमारे पास एक वायर है, थिक वायर बोलेंगे इसको। सपोज इस वायर का जो रेडियस है दैट रेडियस इज ए। रेडियस कहां से लेंगे हम डिस्टेंस, we'll choose some axis like say this is the axis of the wire
और ये है इसका रेडियस। अभी तक हम वायर के डायमेंशंस की बात नहीं करते, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करेंगे कि ये वायर का रेडियस है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल वायर। आल्दो जनरली हमारे पास वायर सिलिंड्रिकल ही होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वायर को कंसीडर करते हैं तो उस वायर के डायमेंशंस की बात नहीं करते, लाइक उसकी थिकनेस की बात नहीं करते, यहां लेकिन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, थिक वायर, एंड करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है। ये जो आपको व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर। ठीक है, तो अगर लेट करंट आई इज, थोड़ा सा इसको ना समझते हैं डिटेल में, सो दैट हम क्वेश्चन अपने से भी बना सकें। लेट करंट आई इज यूनिफॉर्मली distributed, therefore current per unit area will be equal to I divided by pi into a square. What is a? A is radius for any outside point। देखो, अगर हम कोई पॉइंट यहां लेंगे, उस पॉइंट के लिए ये मैटर नहीं करता कि ये थिक वायर है कि थिन वायर है, बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ ए एम्पीरियन लूप थ्रू दिस, ये वाला जो पॉइंट लिया, यहां से अगर एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो इस एम्पीरियन लूप में से तो करंट आई ही निकल रही है, चाहे वो वायर थिन है चाहे थिक है। इसलिए जो बी आउटसाइड होगा, बेटा हम सारे डेरिवेशंस नहीं करेंगे यहाँ, बस कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर के बाहर किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए डिस्टेंस आर है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस, बी विल बी इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये एक्सप्रेशन बेटा वैसा ही है जैसा थिन वायर के लिए था आउटसाइड। ठीक है, तो यहां हम ये चीज कंफर्म कैसे करेंगे दैट वी आर आउटसाइड द वायर, बिकॉज ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। अगर हम यहाँ सरफेस की बात करें, ऑन द सरफेस मींस समवेयर ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर कहीं अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करें या इधर कंसीडर करें, सो विल टेक दिस आर इक्वल टू ए। So B on the surface of the wire will be equal to mu naught I by 2 pi A। ठीक है, यहाँ R जो है वो A के बराबर है, because we are on the surface। And remember this thing, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। सो किसी भी थिक वायर का मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इट विल बी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। अब इनसाइड कैसे पता करेंगे? इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखना। मैं थोड़ी सी डेरिवेशन बताऊंगा इसमें आपको, चाहे आपको अभी लगे कि डेरिवेशन हम कर क्यों रहे हैं, फिर भी बताऊंगा। मान लो बेटा यहां पर हमने एक एम्पीरियन लूप बना दी। ये एक एम्पीरियन लूप ऐसी बना दी जिसका रेडियस स्मॉल ए से कम है, विच कैन एंश्योर कि वी आर इनसाइड द वायर। सो इनसाइड के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। इनसाइड के लिए विल टेक एन एम्पीरियन लूप जिसका रेडियस ए से कम होगा। अब पूरी वायर में से, जैसे देखो ये पानी फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द लेंथ, तो सारे का सारा तो इसमें से नहीं निकलेगा ना। इस वाले में से जो हमने कंसीडर किया है, जो हमने ये अंदर सर्कल बनाया है, ये रिंग बनाया है, इसमें से कितनी करंट निकलेगी इस वाले पोर्शन में से? बेटा इस वाले, पहले तो देखो बी डॉट डीएल क्या होगा? म्यू 0 टाइम्स आई डैश। सी दिस इज नाउ डिफरेंट। ऐसे तो म्यू 0 आई लिख रहे थे क्योंकि ये जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिख रहा है इसमें से तो टोटल करंट निकल रही है, बट अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पोर्शन में से जो करंट निकलेगी उसको मैंने बोल दिया है आई डैश। और बेटा ये आई डैश कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ये आई डैश हम यूनिटरी मेथड से फाइंड करेंगे। जैसे अगर ये रेडियस है ए तो करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई, मतलब आई करंट फ्लो कर रही है किस एरिया में से? पाई ए स्क्वायर से। यूनिट एरिया में से कितनी करेगी? आई डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर। ठीक है,
रिवर्स करके लिखना, पाई ए स्क्वायर एरिया में से करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है, एरिया कितना, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर में से करंट फ्लो कर रही है आई, 1 में से इतनी करेगी। तो अगर हम यहां पर एम्पेरियन लूप ले रहे हैं तो इस एम्पेरियन लूप का रेडियस तो पाई इंटू आर स्क्वायर होगा, सो इट इज गोइंग टू बी आई, इसी को बोलते हैं बेटा यूनिटरी मेथड। तो अगर हमारी कोई एम्पेरियन लूप जो है दैट इज इनसाइड द वायर, उसके लिए ये बनेगा म्यू 0 इंटू आई डैश की जगह क्या लिखूं, करंट पर यूनिट एरिया इंटू जो एम्पेरियन लूप हमने ली है उसका एरिया, तो उसका एरिया तो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। बेटा यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास तो b इंटू 2 पाई आर आ जाता है, इसकी इंटीग्रेशन, dl की इंटीग्रेशन मतलब मैंने आपको पहले बता दिया dl यहाँ है, तो इंटीग्रेशन करके ये टोटल एरिया, टोटल सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। सो वी हैव b इंटू 2 पाई आर, यहाँ लिख लीजिए b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू दिस पाई एंड पाई विल बी आउट, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 पाई इधर आ जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा। नाउ हियर इज द रिजल्ट फॉर यू, ये मिटा देता हूं। इनसाइड क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, b इक्वल्स टू b इनसाइड इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर, ये वाला बेटा 2 पाई यहाँ आया नीचे, एक r कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ r बचेगा। दिस इज द रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर आल्सो। बाकी दोनों रिजल्ट तो इजी हैं, दोनों रिजल्ट सिंपल भी हैं, ठीक है, उनका डेरिवेशन हमने बिना एम्पियर सर्कुलर लॉ के भी कर सकते थे, बट ये जो अभी मैंने किया दिस कैन नॉट बी डन विदाउट एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। सो मैं कंक्लूड करूंगा विद दिस, ये रिजल्ट हमारे पास क्या आया देखिए। अगर बेटा हमारे पास एक थिक वायर है, फिर से देखो, अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा। अगर हमारे पास एक थिक वायर है और करंट फ्लो कर रही है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वायर, इट इज नॉट ए हॉलो पाइप, ठीक है, मैं हॉलो पाइप का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। यू कंसीडर इट एज ए रॉड एंड से कि करंट वैसे फ्लो कर रही है जैसे इसमें से पानी का फ्लो होता है किसी पाइप में से, ये पाइप नहीं है, इसमें करंट का फ्लो होगा, खाली जगह में से करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट तभी फ्लो करेगी व्हेन द कंडक्टर इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ए रॉड। तो एक थिक वायर के कारण, थिक वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसे वेरी करता है, देखो डिस्टेंस के साथ। कौन सा डिस्टेंस लूंगा मैं, देखना, आई विल टेक डिस्टेंस r is the distance of the observation point, कहां से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द, फ्रॉम द एक्सिस, वायर की एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो ये है, वायर की एक्सिस यहां से r है, ठीक है, और वायर का रेडियस है a, रेडियस ऑफ द वायर इज a एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज r, ये है a। इफ r इज ग्रेटर देन a, मतलब आउटसाइड, b is inversely proportional to r, b is inversely proportional to r। If r equals to a means on the surface b is equal to mu 0 I divided by 2 pi a and it is maximum, and if we are inside, r is less than a, we are inside the wire, तो b आपके पास आएगा mu 0 I by 2 pi a square into r भी आएगा, which means that when we are inside the wire b is directly proportional to r, b जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मींस अगर हम
एक्सिस से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाएगा। एंड सिमिलरली बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी व्हेन आर इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 मतलब व्हेन वी आर ऑन द एक्सिस, यहीं पे हैं हम। तो यहाँ पर सिंस वी आर इनसाइड तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, बी आपके पास आ जाएगा 0। दैट मीन्स आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जब सरफेस पे देखना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, और जब बाहर आएंगे तो सॉरी अंदर जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ये। तो अगर हमें इस रिजल्ट को ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है विद डिस्टेंस, सो वी विल हैव ए ग्राफ लाइक ये ले लेंगे हम वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अलोंग एक्स एक्सिस हम ले लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड की इस वैल्यू को बी से, ये डिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सो इट इज 0 हियर। फिर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ ऐसा होगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा क्यों नहीं। अगर ऐसा है ना, देखो अगर y है 2x के बराबर तो ग्राफ बनता है ये, अगर y है -2x के बराबर तो ग्राफ बनता है ये, स्ट्रेट लाइन तब होती है। लेकिन जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तब ये हाइपरबोला बनता है हमेशा। ये b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ का जो b है डायरेक्टली ये सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस पे b की मैक्सिमम वैल्यू है, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज μ0I/2πa। सो बेस्ड ऑन दिस, अगर हमारे पास ये तो थी एक थिक वायर, अगर हमारे पास एक हॉलो पाइप है, एक हॉलो पाइप का मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। इफ वी हैव ए हॉलो पाइप लाइक दिस, अब इसमें तो करंट थ्रू आउट द एरिया नहीं है, पूरे उसमें से नहीं है, थ्रू आउट द लेंथ नहीं होगी करंट, यहाँ तो करंट सिर्फ सरफेस में से निकलेगी। तो अगर हमारे पास एक हॉलो पाइप है, उसके लिए जो बी आउटसाइड है वो तो होगा μ0I/2πr। यहाँ पे r क्या है, अगेन r इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, रेडियस इसका फिर से a ही ले लो, ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस r है। तो b आउटसाइड में यही, और b सरफेस पे will be equal to μ0I/2πa and b inside will be 0। क्योंकि अगर हम यहां पर कोई एम्पीरियन लूप बनाए, इनसाइड अगर कोई एम्पीरियन लूप इमेजिन कर लें यहां पर, तो यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर कि इस एम्पीरियन लूप में से तो करंट निकलेगी नहीं, करंट उस एम्पीरियन लूप में से निकलेगी जो हम यहां बनाएंगे, उसमें से निकलेगी जो हम यहां बनाएंगे। लेकिन अगर कोई एम्पीरियन लूप इनसाइड, कंप्लीटली इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। इट इज द सेम थिंग, जब कोई गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होता। तो यहां भी गॉसियन सरफेस की जगह एम्पीरियन लूप है, व्हेन नो करंट इज थ्रेडिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा बेटा एक। मान लो हमारे पास एक वायर है जिसमें इनर रेडियस इज a, एक सिलेंड्रिकल वायर है, 1 2, ठीक है, ये इनर सिलेंडर आ गया, एंड देयर इज आउटर सिलेंडर आल्सो।
इनर सिलेंडर का रेडियस है सपोज ए और आउटर सिलेंडर का रेडियस है बी। करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा इसी पोर्शन में है, बस इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां अंदर करंट नहीं फ्लो कर रही। अगर एक लाइन में ले लूं, एक्सिस मानने के लिए एक लाइन बना दूं, लेट दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ बोथ, ये रेडियस है ए और ये रेडियस है बी। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। करंट आई इज flowing uniformly through a hollow pipe having inner radius A and outer radius B. Calculate, cylindrical wire है ये, calculate B at a distance R from its axis if R is greater than B. Second part, if R is equal to B. And third part, this will be important, R is less than B but greater than A. ठीक है, करंट का कहां पर हो रहा है फ्लो, किस वाले पोर्शन में से करंट निकल रही है, वो आपको फिगर से दिखा देता हूं मैं। करंट इधर से निकल रही है और इधर से निकल रही है। मतलब एक चीज जो यहां नहीं पूछी है वो मैं आपको डायरेक्ट हिंट दे देता हूं क्वेश्चन का ही पार्ट बना के, कि फॉर आर लेस देन ए बी इज इक्वल टू 0, यहां नहीं है, तो जितनी भी करंट है वो इसी वाले पोर्शन में है। चलो करो आप, आपके लिए क्वेश्चन है। बेटा देखो, जो पॉइंट बाहर है उसके लिए तो ये मैटर नहीं करता कि थिन वायर है, थिक वायर है, या डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है, या सरफेस पे फ्लो कर रही है, या आधी अंदर से और आधी बाहर से फ्लो कर रही है। फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो डायरेक्टली आपके पास आएगा। तो आउटसाइड मतलब ये आर ग्रेटर देन बी का क्या मतलब हुआ, पॉइंट हमारा यहाँ पर है कहीं, जब हमारा पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा तो आउटसाइड मतलब एट आर इक्वल टू बी, यहां लिखता हूं स्पेस, एट आर इक्वल टू बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0I/2πr। आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही वही रहेगा। आर इक्वल टू बी मतलब वी आर हेयर, सो व्हेन वी आर हेयर दैट मींस वी आर ऑन द सरफेस, ये ग्रेटर देन बी था। आर इक्वल टू बी के लिए आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू μ0I/2πb। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां पर अगर कोई एम्पीरियन लूप बनाए और उस एम्पीरियन लूप में से अगर करंट निकल रही है आई डैश, जैसे पहले डेरिवेशन कराई थी ना, वो काम आएगी। देखो अगर इस एम्पीरियन लूप का रेडियस आर है, ये यहां बनाएंगे ना, इधर नहीं पूरा, इधर भी तो है करंट, तो b इंटू 2πr, ये तो हो गया b डॉट dl इक्वल टू μ0 टाइम्स आई डैश। अब यहां आई डैश क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया,
बेटा जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी तो करंट पर यूनिट आ गया था I डिवाइडेड बाय पाई A स्क्वायर. नाउ इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय कितने एरिया में से करंट निकल रही है, पाई बी स्क्वायर टोटल है और इसमें से ये माइनस करोगे पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज द एरिया थ्रू विच करंट इज लीविंग आउट इनटू हमारा वो छोटा वाला एरिया कितना है, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया बोलेंगे ना जब हमने आई डैश फाइंड करना है. मैं आई डैश लिख के बता दूं यहाँ, म्यू डैश सॉरी बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई डैश. नो व्हाट इज आई डैश, करंट पर यूनिट एरिया, that is current I divided by pi into b square minus a square into its area, that is pi into r square minus a square. ये वाले एरिया में से इधर से ही निकल रही है करंट, पूरे एरिया में से नहीं निकल रही, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. सो ये आई डैश का वैल्यू अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये पाई और पाई कैंसिल कर देना, तो b इंटू 2πr, या फाइनली आपके पास आएगा b इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय, यहां वाला 2πr तो आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, ये वाला एक पाई इसके साथ कैंसल, I भी मैंने लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया उस एम्पीरियन लूप का एरिया, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास गिवन सिलेंड्रिकल वायर थी उसका एरिया विल बी पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये है. सो व्हेन वी हैव ए थिक पाइप जिसमें इनर और आउटर रेडियस दोनों दिए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये इस तरह से एनालिसिस करना है. इसमें कोई डाउट होगा तो बता दो. फिर से देखना, ये हमारे पास है पाई बी स्क्वायर, ठीक है. इन द सिमिलर वे ये हमारे पास जो एरिया है ये है पाई ए स्क्वायर. तो करंट तो मैंने बोला इधर से निकल रही है और इधर से निकल रही है, तो कितने एरिया में से करंट निकल, करंट पर यूनिट एरिया यहां पर क्या है, हियर करंट पर यूनिट एरिया विल बी, करंट पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू करंट आई डिवाइडेड बाय ये एरिया पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है. इट इज द सेम यूनिटरी मेथड कि अगर किसी बड़े एरिया में से करंट निकल रही है I, यूनिट एरिया में से निकलेगी I बाय ए, तो किसी छोटे एरिया में से कितनी निकलेगी I बाय ए इंटू ए. ठीक है. वही I बाय ए क्या बन गया था हमारा, I बाय ए तो ये था जो एक्चुअल एरिया था, और जो अभी हमने एरिया एज्यूम किया वो क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो इसलिए म्यू 0 इंटू आई डिवाइडेड बाय 2πr तो है ही है, इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है जी. इसी एम्पियर सर्कुलर लॉ की बेटा एक और आपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करी होगी अपनी प्रीवियस क्लास में, दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a current carrying solenoid. किसके कारण, किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड. देखो ये जो सोलेनॉइड है तो एक हेलिकल वायर, लेकिन अगर ये एक आइडियल सोलेनॉइड होगी इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पाइप लाइक दिस. द टर्न्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो बोलते हैं ये सोलेनॉइड है. प्रैक्टिकली ऐसे दिखती है जब ये टर्न्स पास, ये प्रैक्टिकल है और ये आइडियल सोलेनॉइड है. आइडियल सोलेनॉइड हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर हमें आइडियल सोलेनॉइड को डिफाइन करना है तो एक ऐसी सोलेनॉइड जिसमें टर्न्स बड़ी पास हो एंड इसकी लेंथ बड़ी ज्यादा हो, या ऐसे बोल दो लेंथ इज वेरी लार्ज. अगर इसकी लेंथ L है, रेडियस R है, तो आइडियल सोलेनॉइड में L इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R. इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करें,
या इस सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होता है। देखो सोलेनाइड के जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक चीज ध्यान में रखना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड इज ओनली विद इन द सोलेनाइड। मीन्स अगर हमारे पास एक सोलेनाइड है तो सारे का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली हियर विद इन दीज टर्न्स, ओनली हियर, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, whether that point is above the solenoid or below the solenoid। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिर्फ अंदर ही होता है। कितना होता है बेटा सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड, किसी को याद है? कोई बताएगा एक्सप्रेशन? ये अगर मेरे पास एक सोलेनाइड है, वसुंधरा बताओ। ठीक है, मान लो इस सोलेनाइड में n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको इसकी लेंथ दी है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, कैपिटल N, तो ये n जो है स्मॉल n इज इक्वल टू, ये इट्स एक्चुअली लाइक दिस, यहां से करंट आई और यहां से ऐसे निकली। द टर्न्स, द सर्कल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। करंट फ्लो कर रही है आई, ठीक है। मान लीजिए देयर इज अ लाइन which serves as axis of the solenoid। कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू? दिस इज एक्सिस ऑफ द solenoid। at certain point like which is near the center of the solenoid। यहां पर अगर कोई पॉइंट है, नॉट नेसेसरली एट द सेंटर बट इट शुड बी इनसाइड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसी को पता है एक्सप्रेशन? कोई भी नहीं बोल रहा है। एक लाइन और बना के बेटा इसकी वर्टिकल एक्सिस भी बना देंगे यहां। ये एक ऐसी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये लेंथ ऐसे ही। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यहाँ कितना होगा, डायरेक्टली बेटा फॉर्मूला ही याद रखेंगे आप, तो डेरिवेशन तो 12th में करते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो इधर इस एंड पे, और एक लाइन दूसरे एंड पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर ये वर्टिकल के साथ, ऑफ कोर्स आप चेंज करके हॉरिजॉन्टल वाला भी ले सकते हो। अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले रहा हूं और इस एंगल को बीटा, तो जो बी होता है नियर द सेंटर दैट इज इक्वल टू म्यू 0 ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये है एक सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ये पॉइंट O है। अगर इस सोलेनाइड की लेंथ इनफिनाइट हो, μ0 ni लिखा आपने, वो μ0 ni तो स्पेशल केस है। अगर इस सोलेनाइड की लेंथ इनफिनाइट हो तो आएगा μ0 ni। ये फाइनाइट लेंथ है बेटा सोलेनाइड की। सोलेनाइड, वी हैव टेकन ए सोलेनाइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ इनफिनाइट होगी, if the length of solenoid is infinite, then अल्फा और बीटा कितना होंगे सोचो? दोनों 90-90 हो जाएंगे, ऐसे है ना। ये अल्फा है, लेंथ ज्यादा होगी तो ये और नीचे हो जाएगी, ये वाली लाइन। मैं आपको दिखाता हूं, यहां से देखो,
ये हमारी एक लाइन है, अगर लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, लेंथ और ज्यादा होगी तो ऐसे, लेंथ और ज्यादा होगी तो देखो ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफिनिट लेंथ होगी तो अल्फा विल बी 90, बीटा विल बी 90। सिमिलरली अगर आप यहाँ दूसरी तरफ देखें, ये हमारा बीटा है, लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, बीटा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री। सो व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज इनफिनिट, अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री होंगे, और जब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये sin 90 और sin 90 दोनों हो जाएगा 1 + 1 2, इधर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास b आ जाएगा μ0 ni, कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू μ0 n/l into i। ठीक है, तो ये फाइनाइट लेंथ, ये इनफिनिट लेंथ। लेकिन अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, बी पता करना है नियर द एंड ऑफ ए सोलेनोइड, एंड के पास, मतलब अगर यहां नहीं, ये पॉइंट हमारा यहां है या इधर है, इमेजिन करो अगर ये पॉइंट इधर होगा तो अल्फा 90 हो जाएगा और बीटा 0 हो जाएगा, कोई एक इस एंड पे आओगे, एक एंगल 0 और एक 90 हो जाएगा। सो नियर द एंड ऑफ सोलेनोइड अगर अल्फा आपका 90 हो गया, बीटा विल बी इक्वल टू 0, तो बी आ जाएगा एंड पे μ0 ni/2 ओनली, sin 90 प्लस sin 0 विल बी 1 + 0। सो दैट मीन्स आप ये भी याद रखेंगे कि एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाफ होता है किससे, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ था μ0 ni, और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक तरफ से सेमी इन्फिनिट बोल सकते हैं, एक तरफ से इन्फिनिट है तो एक एंगल 90 और दूसरा एंगल 0। सो एट द एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ। ठीक है, नियर द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 ni, बट नियर द एंड इट इज हाफ ऑफ दैट। ठीक है, तो ये है बेटा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड। यस, हाफ हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा, इस पे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक सोलेनोइड में 10,000 टर्न्स हैं, ज्यादा हो जाएंगे। एक सोलेनोइड में 5,000 टर्न्स हैं और इस सोलेनोइड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज 50 सेंटीमीटर। तो बताओ इसके सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सी, जब आपको ये लेंथ 50 सेंटीमीटर दी हुई है तो एक चीज तो ऑब्वियस है, यू कैन नॉट से कि ये हमारे पास इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनोइड है, तो फाइनाइट सोलेनोइड हो गई। तो फाइनाइट सोलेनोइड है तो हमें अल्फा बीटा गिवन होना चाहिए। ये सोलेनोइड बना देता हूं पहले मैं, ये जो मैं फिगर बना रहा हूं, दिस फिगर इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, एंगल्स गिवन होने चाहिए। ये एंगल दिए हुआ आपको 53 डिग्री, और ये वाला एंगल आप ले लो 37 डिग्री। पता ना आपको 37 और 53 वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। 53 37 वैल्यूज आपको पता है, तो फाइंड करो बी नियर द सेंटर। ये वाली लाइन तो ऐसे है, स्मॉल n है यहाँ पर, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 0.5, सो दैट इज 10,000। सिंपल है, अगर आधे मीटर में 5,000 टर्न है तो 1 मीटर में 10,000 होंगे। तो बी आपको निकालना है, बी वुड बी इक्वल टू μ0
Ni divided by 2 sin 53 sin 37. So it is equal to mu 0 का वैल्यू लिखो 4 pi into 10 raised power minus 7. n की जगह लिख दिया 10,000. करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही है, डिवाइडेड बाय 2 sin 53 is 4/5 प्लस 3/5. सीधा लिख दूं 7/5. चलो ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4/5 plus 3/5 will be 7/5. So finally आपके पास आएगा 4 pi by 2 है तो 2 pi लिख लेते हैं. 2 pi into 7/5 into 10 raised power -3 -7 plus 4 -3. ये आंसर है. तो इसको आप मैनिपुलेट कर लो, इसको 22/7 लिख के कर देना, 1 7 चला जाएगा. 5 and 2 into 22/7 into 7/5 into 10 raised power -3. 88/5 into 10 raised power -3. ठीक है, इतना करो आज. कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे फिर से मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर.